वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्लास नंबर 42, मैराथन क्लास नंबर 5 होगी, सॉरी 6 होगी। 5 हम आपको करा चुके हैं, ये आपकी मैराथन नंबर 6 है। तो देखो, एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साइट पे थोड़ा सा इशू रहता है, बट नो इशू, आप थोड़ा टाइम रहते डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप हमें भेज सकते हैं अपने एडमिट कार्ड से संबंधित। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इशू आता है किसी भी तरह का, तो आप हमें mannatofficial14@gmail.com पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर चैट कर सकते हैं। तो देखो, आज की जो 6th नंबर क्लास है, इसके अंदर क्या कराएंगे, जितने भी अभी तक बच्चों के डाउट पूछे हुए थे, कोशिश करेंगे सारे के सारे डाउट्स का जवाब इस सेशन में देने की। बाकी साथ के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके बाद हम करवाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इस डाउट सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है वो यही है। मिस नीलम है एप्लीकेंट, जिन्होंने ये अपना डाउट है जो भेजा है। उसमें क्या है, ये हमारे मॉक क्वेश्चंस में था। तो गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड to attend an obligatory departmental examination is deemed to be। तो यहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस भी देखो, आप समझ लेना, इसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा, ऑन स्पेशल कैजुअल लीव माना जाएगा, ऑन स्टडी लीव माना जाएगा, या ऑन कैजुअल लीव माना जाएगा। तो इसका ये है, आपने जो जवाब देना। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑन ड्यूटी। क्या होगा? ऑन ड्यूटी। अब ये बात कहां पे है जो मेंशन्ड है, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अगर ऑब्लिगेटरी होता है, मैंडेटरी, कोई जरूरी है डिपार्टमेंटल ऐसा एग्जाम जो आपको देना जरूरी है, तो उसमें क्या है, आप एग्जाम तो दोगे, वो डिपार्टमेंटल है, लेकिन आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप अगर देखोगे तो ये चीज किसके अंदर आती है, ये आपके फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर आती है। अब आपको पता है 9 के अंदर बेसिक सारी की सारी डेफिनेशंस है। तो 9 में भी अगर आप जाओगे तो 6th पॉइंट में 1 में जाके इस बात का जिक्र है। फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 6 ऑफ 1 में आपका पता लग जाता है कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो रिक्वायर, यहाँ पे सर्वेंट लिखना रह गया, चलो आप यहाँ पे सर्वेंट लिख लेना। गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड टू अटेंड एन ऑब्लिगेटरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना हो आपको, ये अटेंड है, ATTEND। तो क्या है, ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 6 ऑफ 1 पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो डाउट क्वेश्चन 2 है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये पूछा गया है, कैंडिडेट का नाम है धीरज, ईमेल किया है इन्होंने, धीरज कनकरवाल। ठीक है जी। तो मिस्टर धीरज का क्वेश्चन क्या है, मिस्टर धीरज का क्वेश्चन है, मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल, मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू, ये बताना है आपने। तो मैरिड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, मैरिड फीमेल, इतना ही पढ़ते हैं बस ऑप्शन में। एक ऑप्शन था अनमैरिड फीमेल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया था डाइवोर्स्ड, और चौथा इसके अंदर था बोथ A एंड B। देखो इसमें से कौन सा हो।
तो बच्चों मैटरनिटी, तो मैटरनिटी लीव आपकी एडमिसिबल रहती हैं मैटरनिटी लीव किसके जो ये है मैरिड फीमेल, इसके लिए तो रहेगी रहेगी। तो मैरिड तो है ही है, साथ के साथ अनमैरिड अगर फीमेल एम्प्लॉयज भी है कोई, तो उसके लिए भी मैटरनिटी लीव अवेलेबल है। जब आप रूल के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैरिड एंड अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 मिस्टर धीरज कंकरवाल जी का था। तो होपफुली हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर हमने डिलेड दिया है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले दिया है। आपका थर्ड डाउट देख लेते हैं। थर्ड डाउट में क्या है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर वो डिसीज हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी इसमें फैमिली को क्या है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है। ठीक है, नॉर्मल लाइसेंस फीस की पेमेंट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये हो जाते हैं डिसीज्ड, उसके बाद मिलेगा फैमिली को गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर उनका था पहले से, जो मिलेगा नहीं वो था पहले से, अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन है तो नॉर्मल लाइसेंस फीस पर कितने दिन के लिए मिलेगा मैक्सिमम लाइसेंस फी। तो ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस आप देखोगे 6 मंथ है, दूसरा इसके अंदर 24 मंथ्स है, तीसरा इसके अंदर 12 मंथ्स है, चौथा इसके अंदर 30 डेज ही है। ठीक है, तो ये हैं आपके ऑप्शंस। देखो क्या रूल है इसके अंदर, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनकी फैमिली उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहना चाहती है तो वो 2 साल तक रह सकती है। लेकिन आप जब रूल पढ़ोगे तो आपको देख के लगेगा कि 12 मंथ्स लिखा हुआ है, 12 मंथ्स एट द रेट नॉर्मल लाइसेंस फी, जो भी नॉर्मल फीस है, नॉर्मल लाइसेंस फी रह सकता है। लेकिन अनदर एडिशनल, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अनदर 12 मंथ्स नॉर्मल लाइसेंस फीस पर रह सकता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 महीने, 24 मंथ्स हैं जो, इसीलिए तो लिखा है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 24 मंथ्स तक वो रह सकते हैं। तो ये डाउट जिस बच्चे ने पूछा है उसका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ आप क्लास देख ही रहे हो, अगर डाउटफुल सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब इसी टॉपिक को 2 मिनट और लगाएंगे आपके और क्लियर कट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आता है रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, यानी कि जो सरकारी मकान होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, उनका क्या प्रोविजन रहता है। ठीक है, अब देखो रिजाइन कर दिया आपने, या आपको डिसमिस कर दिया, या आपको रिमूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, रिमूव कर दिया, और रिमूव, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, ये आपके एब्सेंस विदाउट परमिशन और कंपलसरी रिटायरमेंट, इस तरह के कुछ भी केस हो सकता है। तो देखो आप कितने दिन रह सकते हो, आप रह सकते हो 1 महीना। डेज में पूछा जाएगा कहीं पे ऑप्शन तो 30 डेज। ठीक है, एक केस क्लियर कर दिया आपका रिजाइन वाला। दूसरा केस आता है आपका अगर आप स्टडी लीव पर हो, अगर आप हो स्टडी लीव पर। ठीक है, तो जितने दिन की स्टडी लीव ली है आपने, तो एक्चुअल स्टडी लीव पीरियड उतने दिन का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्टडी लीव 2 साल से ज्यादा हुई तो 2 साल तक मैक्सिमम है बच्चों। या तो आप 2 साल रह पाओगे, या आप जितने दिन की स्टडी लीव है, साल की या 6 महीने की है, तो 6 महीने तक आप रिटेन कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का, अगर कोई रिटायरमेंट ले ले, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ले, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ले, मेडिकल ग्राउंड पे कोई रिटायरमेंट ले ले, तो ये ठीक है, मेडिकल ग्राउंड रिटायरमेंट। तो अगर कुछ भी ऐसा केस है तो 6 महीने अलाउड होता है इसमें, 6 मंथ्स, याद रखना इस पॉइंट को। एग्जैक्ट नॉर्मल फीस पे कितना रह सकते हो आप, 6 मंथ रह सकते हो।
ठीक है। अब एक केस आता है, आपका हो जाता है ट्रांसफर। अकोमोडेशन आपको मिली हुई है, ट्रांसफर हो जाता है, या फिर टेम्परेरी ट्रांसफर हो जाता है इंडिया के अंदर, या आउटसाइड द इंडिया हो जाता है, या डेपुटेशन हो जाता है, डेपुटेशन हो जाता है आपका। तो देखो क्या है, तो आप कब तक रह सकते हो वहां पे? 2 months एट द रेट। अब नोट करना हर चीज को, एक नॉर्मल पेमेंट है जो नॉर्मल लाइसेंस फीस है, उस पे रह सकते हो आप, नॉर्मल लाइसेंस फीस पे, नॉर्मल लाइसेंस फीस। एंड 6 month और भी रह सकते हो, लेकिन अब इसमें जो लगेगी लाइसेंस फीस, वो बच्चों आपकी डबल लाइसेंस फीस लगेगी। कितनी लगेगी? डबल लाइसेंस फीस लगेगी। ठीक है, 4 सिचुएशंस आपको क्लियर कर दी हमने। स्टडी लीव के बारे में भी बता दिया आपको, डेथ ऑफ अलॉटी के बारे में तो क्वेश्चन था ही, हमने वो भी आपको बता दिया। अब अगर आपकी अगर डेपुटेशन हो जाती है, और डेपुटेशन भी हो जाती है आपकी पीएसयू के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस के अंदर, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से मान लो एम्स के अंदर आ जाता है, तो उसमें क्या कंडीशन है? उसमें कंडीशन है आपकी, कितने दिन तक रह सकते हो आप? 60 months एट द रेट नॉर्मल लाइसेंस फीस, प्लस में HRA। ठीक है, जितना HRA वो उस ऑर्गेनाइजेशन से ड्रॉ करते हैं उतना पैसा देना पड़ेगा, और 60 महीने का आपको नॉर्मल देना पड़ेगा। दोनों चीज जोड़ के देनी पड़ेगी अगर आपने रहना है तो। ठीक है, 60 months एट द रेट नॉर्मल लाइसेंस फीस, और ये आपको बता ही दिया हम। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जो आपको समझाने थे, और बेसिकली हम समझा चुके हैं। अब चलते हैं बच्चे आपके अगले डाउट की तरफ। तो अगला डाउट हमारा 4th क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4th क्वेश्चन में क्या था? अगर आप ट्रेवल करते हो, ट्रेवल बाय ऑन कार, ये ट्रेवलिंग अलाउंस के केस में है, ठीक है, या टैक्सी से आप ट्रेवल करते हो, इन एब्सेंस ऑफ एनी, ऐसा ही है ये क्वेश्चन ही ऐसा है, नोटिफाइड रेट्स। तो जो आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है, जो आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा वो किस रेट पे मिलेगा? वो आपको 10 रुपये किलोमीटर मिलेगा, 20 रुपये किलोमीटर मिलेगा, 12 रुपये किलोमीटर मिलेगा, या 24 रुपये किलोमीटर मिलेगा? तो देखो, हमने आंसर ये बताया था मॉक के अंदर कि भाई आपको 24 मिलेगा, लेकिन क्या है, ये भी अमेंड हो चुका, तो ये पुराना हो गया था क्वेश्चन। तो इसका जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं कि 1 जनवरी 2024 से आपका ये रेट भी रिवाइज हो गया। तो जो 24 रुपये किलोमीटर की बात है वो आपकी आ गई है अब 30 रुपये। तो 30 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा अगर आप अपने ऑन कार से जाते हो या टैक्सी से जाते हो। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर क्लियर कर देते हैं कि आप टैक्सी से ना जाके आप ऑटो और रिक्शा जो बोलते हैं, ऑटो ही बोलेंगे उसको, आप ऑटो से जाओगे या अपने स्कूटर से भी जा सकते हो। ठीक है, अपनी बाइक से या स्कूटर से भी जा सकते हो, तो आपको 15 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 रुपीज पर किलोमीटर। तो इस आंसर को आप बिल्कुल डेफिनेटली चेंज कर लेना। तो एज पर रूल जो है अब ये 30 रुपए पर किलोमीटर ऑन कार एंड टैक्सी हो चुका है, और ऑटो रिक्शा ऑन स्कूटर 15 रुपीज पर किलोमीटर आपका हो चुका है, तो इसलिए ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस बुक का। तो सर्विस बुक में एम्प्लॉय का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सर्विस बुक का कहते थे कि एम्प्लॉय को दिखाने का, हमने एक क्वेश्चन लिखाया था कि एम्प्लॉय को कब कब दिखा सकते हैं, तो हमने लिखा था 6 मंथ्स में एक बार, 6 मंथ्स में एक बार। इसका आपको देखा होगा कमेंट को, जिन बच्चों ने रिप्लाई किया उनके कमेंट को पिन करके हमने बताया हुआ है कि उनका आंसर ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या है, वो सर्विस बुक का आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर। यानी कि आप अपनी सर्विस बुक को कैसे चेक कर सकते हो? ईयरली चेक कर सकते हो। ठीक है, ईयरली चेक कर सकते हो। ठीक है जी,
हो गया क्लियर? चलो, एक है रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर, इस पे सवाल है। तो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर आपका कब से हुआ? 1/1/2016 से। 1 जनवरी 2016 से रिवाइज्ड पे के जो रूल्स हैं 2016 वो एप्लीकेबल है। तो उसमें एक सवाल आता है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा, एनुअल इंक्रीमेंट। तो वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, पता नहीं बच्चे ने क्यों पूछा ये क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं। @3% इंक्रीमेंट मिलता है। और इंक्रीमेंट किस पर मिलता है? बेसिक पर मिलता है, बेसिक पर। जो आपकी टेबल है ना, आप जब पे मैट्रिक्स देखोगे तो टेबल में जो अलग, जैसे जैसे 18,000 बेसिक है, तो उसके बाद आप देखोगे 500 के डिफरेंस से 18,500 है, तो ये 3% ही है इसका। अराउंड अराउंड आप देखोगे तो 3% के हिसाब से ही है। तो एनुअल इंक्रीमेंट जब आपको मिलेगा तो 18,500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी आपको ये बात? चलो, एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन वाला जो डाउट था वो थोड़ा सा बड़ा डाउट था, वो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो रैंडमली करवाएंगे और आपका रिवीजन कराते हैं। ठीक है, चलो बाकी जितना होगा वो हम फिर आपको महामैराथन के अंदर कराएंगे। ठीक है, महामैराथन की टाइमिंग के लेकर अगर अगर किसी बच्चे का सवाल है तो ये तो क्लियर है कि हम कराएंगे 24 को। ठीक है, कल छोड़ के परसों, आज 22 अगस्त है, तो 24 अगस्त को हम आपको महामैराथन कराएंगे। ठीक है, टाइम एग्जैक्ट क्या होगा? टाइम पॉसिबली इवनिंग टाइम ही होगा, इवनिंग टाइम। और इवनिंग टाइम जो भी होगा थोड़े टाइम पहले हम आपको इंटीमेट करके बता देंगे, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। CGHS हमने आपको बताया था इस टॉपिक के बारे में, बेसिकली जितना आपके लिए जानना जरूरी है उतना आपको पेपर से पहले करवा देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है ये, तो कैशलेस है आजकल। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS बोला जाता है इसको। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इसका पूरा का पूरा कंपाइलेशन है, पूरी की पूरी बुकलेट है जो आपको मिल जाती है CGHS के बारे में। तो देखो इसके अंदर जो सिटीज है ना वो नोटिफाइड है, नोटिफाइड है वो कि किस किस सिटीज में आपका CGHS की फैसिलिटी आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली सारे बड़े बड़े शहर हैं, तो 80 के आसपास सिटीज हैं इसके अंदर जो कवर्ड होती हैं CGHS। ठीक है, CGHS के वेलनेस सेंटर्स भी हैं, CGHS के क्या है, साथ के साथ में वेलनेस सेंटर्स भी हैं। चलो, एप्लीकेबिलिटी आपको पता है कि बेसिकली किस किस पर एप्लीकेबल है। ऑल एम्प्लॉइज जितने भी सिविल एस्टीमेट से आते हैं, जो आपके रेलवे को छोड़ दो, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दो, रेलवे और दिल्ली वालों को छोड़कर, दिल्ली एडमिन, रेलवे, चलो यहां पे लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल टू, ध्यान रखना, नॉट एप्लीकेबल टू रेलवे, रेलवे एम्प्लॉइज, और दूसरा है आपका जो दिल्ली एडमिन के अंदर है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये इन दोनों को छोड़कर बाकी सब एलिजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ एम्प्लॉइज अगर डेपुटेशन पे चले जाएं तो उनकी फैमिली का CGHS का क्या होगा? तो बिल्कुल उनको इससे वंचित नहीं रखा जा सकता, उनकी फैमिली का CGHS की फैसिलिटीज इन सिटीज के अंदर जो 80 के आसपास हमने बताई है उसमें चलती रहेगी। तो CGHS के जो कार्ड हैं वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, उनका ऐसा नहीं है कि वो बाहर जॉब करेंगे, डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया रहेंगे तो उनको ये कि फैमिली को ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी, डेफिनेटली इनकी फैसिलिटीज मिल पाएगी। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ना है जिनके लिए इसको और एप्लीकेबल बना दिया गया है, एप्लीकेबल ऑल्सो। ठीक है, ये चीज आपने पढ़नी है, किस किस के लिए एप्लीकेबल बना दिया इसको। देखो जी,
आर्म्ड फोर्सेस के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनके लिए भी है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी है, पेंशनर्स के लिए। ठीक है। सीपीएफ होता है, जैसे जीपीएफ होता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के साथ जो रिटायरीज हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटीज है। डिविजनल अकाउंटेंट जो है, डिविजनल अकाउंटेंट, चलो समझ लेना स्पेलिंग, ये अकाउंटेंट्स है ऐसे समझो आप। डिविजनल अकाउंटेंट्स हैं रिटायर्ड, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। दिल्ली पुलिस के लिए एप्लीकेबल है, दिल्ली पुलिस के लिए, और दिल्ली पुलिस एंड फैमिली। लेकिन ये जरूर याद रखना केवल दिल्ली में मिलेगी उनको ये फैसिलिटी, केवल दिल्ली। जो सीजीएचएस की फैसिलिटी है वो उनके लिए केवल दिल्ली के लिए रहेगी। रेलवे बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी है सीजीएचएस, रेलवे बोर्ड एम्प्लॉय। रेलवे बोर्ड एम्प्लॉय के साथ साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज रहती है। कहीं भी जाके वो अपना सीजीएचएस की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी सिविलियंस हैं, सिविलियंस इन डिफेंस, उन सब के लिए सीजीएचएस की फैसिलिटीज है। क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, तो इसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो सब आपके सीजीएचएस फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है। तो है कुछ और भी चीजें, लेकिन अगर आप देखोगे तो बेसिकली यही आप याद रखो। ठीक है। इनका क्या होता है, सीजीएचएस के कार्ड बनते हैं, इनके कार्ड इश्यू होता है। जो सर्विंग एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो न्यू सीजीएचएस कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करें तो उनको मिल जाती है कॉपीज। और जो रिटायरी एम्प्लॉइज हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो पेंशनर कार्ड, पेंशनर पेपर के 6 महीने से पहले भी रिटायरमेंट के अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। पेंशनर्स के लिए जो सीजीएचएस कार्ड है वो केवल एलिजिबल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ही इशू किया जाता है जब पेंशनर आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं लेता। अगर सीजीएचएस के अंदर कोई पेंशनर, एक फुल फॉर्म आती है एफएमए, तो एफएमए होता है फिक्स्ड। अगर वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेने लग गया तो उनको ये इसके पैसे मिल जाएंगे, फिर उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो एक्सेप्ट जितने भी हैं उनको ये मिलती है, एक्सेप्ट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वाले। सीजीएचएस के कार्ड के रिन्यूअल का क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए। रिन्यूअल, तो रिन्यूअल है जो एग्जैक्टली वो 3 मंथ्स में होता है। 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ओल्ड वन। जो आपका पुराना है, 3 महीने पुराना है, उसके बाद ही रिन्यूअल होता है। ठीक है। चलो अब इसके अंदर आपने जो है डिपेंडेंट बनाना है। डिपेंडेंट, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है डिपेंडेंट वाला। तो डिपेंडेंट की लिमिट कितनी होती है? डिपेंडेंट की जो मंथली इनकम है वो 9,000 मंथली होती है। तो 9,000 मंथली का आप देखोगे तो एनुअली उनकी इनकम 1,08,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। साथ में अगर आप देखो तो जो 9,000 रुपये है मिनिमम,
इसमें आपका डीए की अमाउंट जोड़ी जा सकती है। डीए की अमाउंट साथ के साथ में जोड़ी जा सकती है जिस डेट को आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज आपने देखनी है। ठीक है। डीए डीए तो गलत हो जाएगा, डीआर कह सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के केस में इसी को डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। जब आप जॉब करते हो तो ये आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है। ठीक है। चलो, कंडीशन है इसके अंदर बहुत है। कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं इसके अंदर, जो पैसा जमा करना पड़ता है आपको फैसिलिटीज लेने के लिए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में आप ना लेवल वाइज है। तो अगर आप लेवल 1 से लेवल 5 तक की जॉब करते हो, जैसे दिल्ली पुलिस में आप अगर कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, तो लेवल 1 से 5 तक की अगर है तो 250 रुपये मंथली आपका कटेगा। 250 रुपये मंथली। अभी सारे मंथली बताएंगे हम आपको। लेवल अगर 6 है फिक्स आपका, तो 450 रुपये कटेंगे। और अगर 6 के बाद 7 से 11 तक आपका लेवल रहता है तो 650 रुपये करते हैं। और मैक्सिमम आप देखोगे ना 12 और 12 से ऊपर जितने भी हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा किसी का नहीं कटता। ठीक है। ये सारे मंथली बेसिस पर काटे जाते हैं। तो ये तो है कॉन्ट्रीब्यूशंस जो एम्प्लॉय जमा करता है। ठीक है। और ये सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके नए स्केल के हैं, पुराने वाले के नहीं बता रहे हैं हम आपको, 7 सीपीसी के बता रहे हैं क्योंकि यही जरूरी है। ठीक है। अब एंटाइटलमेंट भी इस हिसाब से ही मिलती है। जो वार्ड है, जब एडमिट हो गए तो वार्ड की जो एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट वो भी इसके हिसाब से ही होती है। कैसे होती है? अगर आपकी बेसिक, ये बेसिक पे के हिसाब से होती है। तो बेसिक पे में साथ साथ साफ साफ लिखा हुआ है, अगर 36,500 तक है ना, तो एक तो एम्स का अलग लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई एम्स के अगर आप एडमिट हो जाते हो तो क्या है। और बाकी प्राइवेट के जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं, जो सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें क्या है। तो देखो 36,500 की बेसिक तक वार्ड है जो आपको वो जनरल मिलता है, एम्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। ठीक है। एम्स में भी जनरल मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जनरल मिलता है। दूसरा आपको याद रखना है, अब 36,501 से लेके आप 50,500 की बेसिक तक जाओगे तो सेमी प्राइवेट मिल जाता है। सेमी प्राइवेट, ये बच्चों उसमें मिलेगा प्राइवेट में, सेमी प्राइवेट। तो एक तरह से प्राइवेट रूम तो होता है लेकिन उसमें 2 पार्टीशन होंगे तो सेमी प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको जनरल ही मिलेगा, एम्स के अंदर तो जनरल ही मिलेगा। अब अगर 50,501 से लेके 63,100 तक आपकी बेसिक है, तो यहां पे आपको प्राइवेट, यहां तो प्राइवेट हम याद कर लेना, यहां पे प्राइवेट रूम मिलना स्टार्ट हो जाता है, प्राइवेट रूम। ठीक है। फिर यहां पे प्राइवेट मिल जाएगा 63,101 से लेके 80,900 तक, ये 101 है बच्चों। तो एम्स के अंदर तो अब प्राइवेट शुरू हो जाएगा। बस ये स्लैब याद रखनी है, अगर एम्स के अंदर प्राइवेट रूम चाहिए तो ये बेसिक है सीजीएचएस की फैसिलिटीज में, है ना। और उतने में प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा। दूसरा जो लास्ट है 80,900 से अगर अबव है आपकी सैलरी, तो देखो एम्स में तो प्राइवेट रूम मिलेगा ही मिलेगा, अगर एंटाइटलमेंट है, मिले ना मिले वो अलग बात है। इसमें डीलक्स मिल जाएगा आपको, डीलक्स कह दो या प्राइवेट कह दो। तो ये चीजें बस याद रखनी है कि एम्स के अंदर 63,101 से लेके 80,900 तक की अगर बेसिक पे है तो एंटाइटलमेंट आपको प्राइवेट रूम की हो जाती है एम्स के अंदर। ठीक है। ये चीज है जो आपने पढ़नी। चलो, वैसे बेसिकली ज्यादा फिर आपसे पूछेंगे नहीं, वो मेन यही रहेगा। एक हम मेडिकल एडवांस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मेडिकल एडवांस में देख सिंपल सा फंडा है। अगर आप इंडोर ट्रीटमेंट कराते हो, एक तो होता है आउटडोर ओपीडी, अगर आप ओपीडी में दिखाते हो तो 90% तक आपको एक्सपेंडिचर का मिल जाता है। ठीक है। कितना मिल जाता है? 90% तक मिल जाता है। और आईपीडी में होते हो
तो आईपीडी में भी आपको 90% तक मिल जाता है। ठीक है, आईपीडी में भी कितना है आपको 90% तक मिल जाता है। और जो ये एडवांस है इसका 90% तक का जो एडवांस है ये आपको 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। तो यही पूछा जाता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके कितने दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है एडवांस। तो भाई क्लियर है, आपको मिल जाता है 10 दिन के अंदर। ठीक है, पढ़ लिया आपने ये। चलो आगे चलेंगे। अब इसमें और अगर कुछ पढ़ना है तो बेसिकली बच्चों, या तो जैसे ट्रांसप्लांट का अगर देख लेते हैं कि किस में 25 लाख है, किस में 15 लाख है, किस में कितना है। अगर इसमें है तो सीजीएचएस का वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो एम्स भी नहीं पूछ पाता, मेडिकल अटेंडेंस टाइप के हो जाते हैं जिसके अंदर, है ना, मेडिकल अटेंडेंस रूल है जो, उसमें से फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्लास को लाइक कर देना। आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या जवाब हैं, वो हम याद रखेंगे। बाकी डेलीगेशंस देख लेते हैं। डेलीगेशंस यानी कि अब आपने रिम्बर्समेंट अगर करानी है, रिम्बर्समेंट, तो उसकी डेलीगेशन देखो कौन क्या है, रुपए के हिसाब से होती है ये। ठीक है, 7 लाख तक है तो करेगा आपका एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जो आपके सीजीएचएस की सिटी का होगा वो करेगा एडिशनल 7 लाख तक के रिम्बर्समेंट बिल। ठीक है, 15 लाख तक के हैं तो डायरेक्टर कर देगा भाई आपका सीजीएचएस का डायरेक्टर। ठीक है जी। और अगर 25 लाख तक के हो जाते हैं, 25 लाख तक, 15 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर ये बात आ जाती है एडिशनल सेक्रेटरी पर। ठीक है, या डीजी भी कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल पर, तो वो करेंगे फिर। क्लियर हो गया। चलो, ये है बेसिक सा फंडा जो आपको बता दिया सीजीएचएस के अंदर। बाकी होने को तो चीज़ें बहुत हैं इसके अंदर, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने मर्जी आप चाहे पूछने चाहो। लेकिन एक जो मज़ेदार क्वेश्चन है लास्ट में ख़त्म करते वक्त आपको बता देते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ सीजीएचएस की जो फैसिलिटी है, या मेंबरशिप कहो या फैसिलिटी कहो, मेंबरशिप आफ्टर रिटायरमेंट, भाई उनको ही मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की तो सर्विस की हो आफ्टर रिटायरमेंट, नहीं तो नहीं मिलता। बस ये पॉइंट रट लेना आप, इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और करवा देते हैं तो फाइनली क्लास को कंक्लूड करते हैं। डाउट सेशन के हो गया आपका, जितना सीजीएचएस से संबंधित बेसिक आपको बताना था वो है। बाकी देखो बच्चों क्या है सीजीएचएस, इसके मॉक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एमसीक्यू मॉक क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू अराउंड 70 से 80 एमसीक्यूज होंगे हमारे पास, जिनको हम अपने जो मेंबरशिप वाले बच्चे हैं प्लस मेंबरशिप उसमें शेयर कर देंगे। और ये कब शेयर कर देंगे, ये आज ही मिल जाएंगे। क्लास के बाद में आप देखोगे तो आज आपको ये मिल जाएंगे प्लस मेंबरशिप में। तो ये अगर अवेल करनी है तो टेलीग्राम पर आप लोगों ने जाना है, और टेलीग्राम पर जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है वो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, टेलीग्राम पर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब बच्चों को जरूरी सवाल आपको आरटीआई एक्ट से करवा देते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है, इससे सवाल आपके बनेंगे 100% बनेंगे। ठीक है, तो देखो आरटीआई एक्ट का सबसे पहली बात, आया कब, जो हम हमेशा करवाते हैं, आया कब, इफेक्टिव कब से हुआ, इफेक्टिव, तो इफेक्टिव कब से हुआ ये डेट आपने याद रखनी है। तो ये रखनी है 12 अक्टूबर 2005। कितनी है ये, 12 अक्टूबर 2005, तब ये आपका आ गया था।
ठीक है, ये आरटीआई का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम ऑप्शंस देंगे आपको, इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है। मतलब आरटीआई एक्ट में, आरटीआई में हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, इंफॉर्मेशन। तो आपने ये बताना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपने वो याद रखनी है जो इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन नहीं होते वो आपने याद रखने हैं। फाइल नोटिंग्स, ये आपकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप कहो कि फाइल की नोटिंग्स मेरे को दो, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, आप पूरी की पूरी बुक मांग सकते हो, कोई लॉग बुक्स नोटिंग के अलावा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो उनसे मांग सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। कोई ऑर्डर्स हैं, सर्क्यूलर्स हैं, वो आप मांग सकते हो, ऑर्डर्स हैं ऑफिस के, कोई सर्क्यूलर्स हैं वो आप मांग सकते हो। लेकिन फाइल की नोटिंग नहीं मांग सकते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर किसी की जिंदगी का सवाल है, लाइफ एंड लिबर्टी वर्ड यूज किया जाता है। अगर किसी की जिंदगी का, आजादी का सवाल है, सबसे बड़ी बात है जिंदगी का सवाल है, तो जो आरटीआई का रिप्लाई है वो कितने टाइम में दिया जाना चाहिए? तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, कितने घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए? 48 आवर्स के अंदर अंदर वो जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, वैसे नॉर्मली टाइम लिमिट कितनी होती है बच्चों? नॉर्मल टाइम लिमिट आरटीआई में जवाब देने की, अगर आपसे नॉर्मल भी ना लिखें, वो सिंपल यही लिखते हैं कि टाइम लिमिट ऑफ आरटीआई, ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। तो ये बात आपको सबको पता है, 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अब इस ही इन्फो में, मान लो इन्फो, वैसे तो इंफॉर्मेशन 30 दिन में दी जाती है, 30 दिन में, बट अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल है, इसमें कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल है, तब कितना टाइम में आप रिप्लाई कर सकते हो? तब ये टाइम 10 दिन बढ़ जाता है, दैट इज 40 डेज। तो आपने याद रखना है, फिर जो जवाब है वो 40 दिन के अंदर अंदर आपने देना है। ठीक है, चलो, फीस का अगर आपसे सवाल पूछा जाए, बिल्कुल सवाल पूछा जाता है, तो 10 रुपए फीस होती है आरटीआई की। कितनी फीस होती है गेटिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई? दैट इज 10 रुपीज। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन मांगी, आपको इंफॉर्मेशन मिली। अब इंफॉर्मेशन से आप संतुष्ट नहीं है, तो इंफॉर्मेशन में जो फर्स्ट अपील होती है वो कितने दिन के अंदर अंदर होती है? आफ्टर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? 30 डेज तक आप अपील फाइल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं फर्स्ट अपील। ठीक है, कितने दिन के अंदर अंदर कर सकते हो? 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। अब जिसको अपील मिली उसको कितने दिन के अंदर उसको डिस्पोज करना है? ये अपील अब आपकी चली जाती है अपील एट अथॉरिटी के पास, अपील एट अथॉरिटी। अब देखो, लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बस टाइम लिमिट बतानी है आपने। इनके पास टाइम लिमिट कितनी है इस चीज़ को कंप्लीट करने की? इनके पास 30 दिन की टाइम लिमिट है। कितनी है बच्चों? 30 डेज की है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे कि आरटीआई एक्ट में,
आप किससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो? यहां पे लिखेंगे हम प्राइवेट कंपनी, यहां पे लिखेंगे हम मल्टीनेशनल कंपनीज, यहां पे हम लिखेंगे एसोसिएशंस, यहां पे हम लिखेंगे पब्लिक अथॉरिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, सार्वजनिक उपक्रम है वो। तो बच्चों ये जवाब होगा, ये जवाब आपके नहीं होंगे। तो आरटीआई के दायरे में आपकी ये चीजें हैं जो आती हैं। ठीक है, अब एक चीज कर लेते हैं कमिश्नर से, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दैट इज सीआईसी। तो सीआईसी की जो अपॉइंटमेंट है वो कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए। ठीक है, और रिटायरमेंट की एज कितनी होती है इनकी? वो होती है 65 साल। तो या तो 5 साल होगी या 65 साल एज तक। अगर मान लो 63 साल में कोई सीआईसी बना तो 2 साल में उनको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का है। और जो वैसे रिटायरमेंट की एज 65 है तो 65 से पहले उनको सीट छोड़नी पड़ेगी। चलो, यहाँ पे क्लास हमारी खत्म होने वाली है। एक क्वेश्चन लास्ट है जो आपको करवा देते हैं। इसमें आपसे सिंपल यही पूछा जाता है कि आरटीआई का एक्ट आपका इनेक्ट कब हुआ? इनेक्ट कब हुआ? तो आरटीआई एक्ट आपका इनेक्ट हुआ 15 जून 2005 को। कब हुआ? 15 जून 2005 को इनेक्ट हुआ। अब जो सबसे पहला सवाल था वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा आपके लिए कि कैम इनटू फोर्स कब हुआ, और कैम इनटू फोर्स कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये सिंपल सी बात है, ये बना है इनेक्ट, और ये है आपका विद इफेक्ट फ्रॉम। तो विद इफेक्ट फ्रॉम की डेट है 12 अक्टूबर 2005, और बनने की जो डेट है वो 15 जून 2005 है। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी आरटीआई के इंपोर्टेंट अगर आप देखोगे तो हमारे पास करीब करीब 60 से 70 एमसीक्यूज हैं जो हमने लास्ट ईयर भी बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे अपने एमसीआरई बैच के अंदर, और इस बार भी प्लस मेंबरशिप के 70 जो अराउंड क्वेश्चंस हैं आरटीआई के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं आपके आरटीआई के। तो ये डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इस क्लास के बाद ही प्लस मेंबरशिप वाले बच्चों को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कोई डाउट रहता है अभी भी तो mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मैराथन क्लास में मिलेंगे। अब महामैराथन क्लास दैट इज 24th, तो 24 तारीख को होगी आपकी महामैराथन क्लास। टाइमिंग जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो 24 अगस्त को ये क्लास होने वाली है। तो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।